I think we can start now. ओके, Yeah, तो मोहित एक पोल ले लो, ऑडियंस का ऑडिबल है सब लोग? ओके, yeah. I'll just quickly take it. Yeah. We have just posted a poll whether we are audible or not. Kindly उस पे बता दें तो पता लग जाएगा कि हम लोग की आवाज सब तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही. Yeah, we are audible. ओके, सो मोहित गिव मी द द परमिशन so that I can start my session. Yeah, just a second. Given it. So दोस्तों, वेलकम अगेन एंड गुड मॉर्निंग. आप सब इन्फिनिटी फैमिली का सभी का यहाँ पे स्वागत है. मेरी टीम से जो लोग यहाँ पे अटेंडेड हैं उनको भी वेलकम. एंड मोहित अगेन गुड मॉर्निंग, ही इज हेयर विथ मी एज ए को होस्ट. आज का जो सेशन है ऑब्वियसली यहाँ से जब तक कभी मोहित विल पिक इट फ्रॉम हेयर न्यू एज अपॉर्चुनिटीज, जहाँ हम इंटरनेशनल एक्सपोजर और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स की बातें करने वाले हैं. मुझे 10 मिनट लेना जरूरी है फॉर फ्यू पीपल्स हु हैव मिस्ड द पार्ट 1 ऑफ दिस सेशन. ये सेशन का ना आज दूसरा टुकड़ा है. इसका पहला टुकड़ा हम कर चुके हैं. जो पहला टुकड़ा हमने आपके साथ किया है, मैं जरा उसको एक बार क्विकली आप लोगों के लिए रिवाइज करता हूँ. सो लेट मी जस्ट गिव यू दैट एंड अ क्विक ग्लिम्स लेते हैं. I hope this is visible again as a new slide. Okay, so Mohit, is it visible? You can confirm me because you are there. Yeah, it is visible. Good. So हमने इसको क्या किया था, एक बिजनेस में पार्टनरशिप करने को हम इक्विटी कहते हैं और इन्वेस्टमेंट कहते हैं. ये बात तो हम अपने हर पढ़ाई, हर एजुकेशन में देते रहे हैं अपने कस्टमर्स को कि इक्विटी इन्वेस्टिंग इज नथिंग बट बाइंग अ गुड बिजनेस. एंड व्हेन इट कम्स टू बाइंग अ गुड बिजनेस, वी नीड टू कीप एक्सप्लोरिंग कि कौन से बिजनेसेस अच्छे हैं. और इसी कला को, इसी काम को हम लोग फाइनेंशियल एडवाइजरी कहते हैं और इसी को बहुत सारे लोग रिसर्च एनालिसिस भी कहते हैं. बट at Infinity, it is very important for you to understand that when we do this kind of advisory and this kind of services, हमारा सिंपल इतना होता है कि to identify the best things which we can give you in terms of good businesses. So who we are, ये क्लैरिटी हर बार हर सेशन के पहले हम देते हैं. whether it is repeated, so sorry for that, but you should know that we are an investment motivator. हमारा काम मोटिवेट करना है सबसे पहले कि सेट असाइड अ मनी, बिकॉज दैट सेटिंग असाइड विल रियली मेक इट बिग वेल्थ फॉर यू. सो दैट इज द जॉब 1 जो हम जरूर करते हैं हर सेशन में और अपने हर तरीके से, हर रूप से. दूसरा, हम आपके इन्वेस्टमेंट गाइड बनना चाहते हैं जहां पे एटलीस्ट वी कैन शो यू द पाथ फॉर द बेस्ट बिजनेसेस व्हिच यू कैन रियली पिक एंड पार्टिसिपेट. सो दैट्स द ड्यूटी नंबर 2. And our duty number 3 is we should really act as an investment syndicate or distributor. These are the two keywords which are very important. Distributor मतलब मैं HDFC, LIC, फलाना ढिकाना किसी का एजेंट बन जाऊं और आपको उसके प्रोडक्ट्स देता रहूं. That is distribution. Or secondly, syndication is that identify what is good there in a different world and ask you to be there and make you both match and participate it. And that matching process today we are going to talk about is all about good participation and buying a good business. So when we started this last Sunday, तो लास्ट संडे हमने आप लोगों को बोला कि वेल्थ क्रिएशन में जब भी वो हेल्प करेंगे तो हमारा हेल्प जाएगा हाउ टू फाइंड गुड बिजनेसेस अंडर डिफरेंट रूट्स, डिफरेंट मेथड्स, जस्ट फॉर द बेसिक एजुकेशन. आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्राइमरी मार्केट का रूट होता है, जहां पे किसी भी कंपनी की आईपीओ आती है, तो आप उस रूट से उसमें हिस्सा ले सकते हैं. लेकिन एक ऐसा रूट है जिसे हम कहते हैं अनलिस्टेड स्पेस, जिसका कोई इशू नहीं आता, जिसमें कोई पार्टिसिपेशन के लिए आपको नॉर्मल रूट से नहीं पता चलता कि इस बिजनेस का आज शेयर बिक रहा है, ना बायर और सेलर का कोई मार्केट है.
सो ये जो अनलिस्टेड स्पेस है, ये बड़ा यूनिक स्पेस है, जिसका मैंने लास्ट संडे आप लोगों को सेशन दिया था, और जिसके सेशन का मैं जस्ट 2 मिनट और लेते हुए आपको ग्लिम्स देना चाहता हूं कि ये अनलिस्टेड स्पेस में हमने क्या दिया था। तो लास्ट सेशन में हमने आपको सबसे पहले लिस्टेड और अनलिस्टेड के बीच की रिस्क से अवगत कराया था, और ये बताया था कि लिस्टेड में सब कुछ सामने होता है, और मार्केट में बायर और सेलर के भाव स्क्रीन पे दिखते हैं, और आप उस स्क्रीन के रेट के हिसाब से अपना रेट को सही या गलत मानते हुए खरीद लेते हैं। सो दैट इज कॉल्ड लिस्टेड स्पेस। लिस्टेड स्पेस का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको बेचने के लिए ग्राहक नहीं ढूंढना पड़ता, आपको स्टॉक मार्केट में वो ग्राहक अपना बिड देकर के बैठा रहता है। नाउ अनलिस्टेड में ऐसा नहीं होता। तो अनलिस्टेड का ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर हमने किसी कंपनी में, मान लो बारबेक्यू नेशन में आपने ले लिया शेयर, या फिर फॉर दैट मैटर आपने किसी और अच्छे बिजनेस का ले लिया, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी सिक्योरिटी में ले लिया, या हीरो मोटर कॉप में ले लिया, या रिलायंस रिटेल में ले लिया। तो इस तरह के पार्टिसिपेशन जब आप लेते हैं तो आपको बायर और सेलर का कोई मार्केट नहीं बना हुआ है। सो दैट इज द डिसएडवांटेज। सो बेसिकली उसको कैसे डिसएडवांटेज को कवर हो सकता है, अगर किसी व्यक्ति को 3 साल 4 साल लंबा अवधि है इन्वेस्ट करने का और बड़ा वेल्थ बनाना है, तो अनलिस्टेड स्पेस इज द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट। व्हाई? बिकॉज देयर यू आइडेंटिफाई द बिजनेस एट अ वेरी वेरी अर्ली स्टेज। हम जो यहाँ पे लिख रहे हैं डिसएडवांटेज लिस्टेड की क्या है, देखिए जब कंपनी लिस्ट होती है सर, आईआरसीटीसी मान लो लिस्ट हुआ, तो सबसे पहले आईआरसीटीसी फॉर्म हुआ होगा, फॉर्म होने के बाद उसमें कुछ कैपिटल आई होगी, उस कैपिटल के छोटे छोटे लोग पार्टिसिपेंट होंगे, और किसी ने जब उस समय पार्टिसिपेट किया होगा तो इक्विटी का जो शेयर का पर शेयर का ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, और जो उसकी फेस वैल्यू के ऊपर लोड होती है, वो 10 रुपया 25 रुपया 50 रुपया होगी। फिर उसके अंदर स्वेट लगता है, उसके अंदर पसीना लगता है, मेहनत लगती है, तब उसकी वैल्यूएशन बढ़ने लगती है, फिर कंपनी एक्चुअली परफॉर्म करने लगती है, और उस पर रिटर्न ऑन इक्विटी आने लगता है, जिसे हम आरओई कहते हैं। तो जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ते जाते हैं, जो शेयर का एक वैल्यूएशन है मार्केट में एक शेयर का, वो बढ़ता जाता है, एंड फाइनली उसके ऊपर प्रीमियम डाल के प्रमोटर उसका आईपीओ लॉन्च कर देता है। So basically, when you participate in a listed IPO companies, 3-4 layer already grow कर चुके होते हैं। But I'm not saying कि listed is bad, but what I'm saying is unlisted has its own risk, but huge opportunity and big opportunity if you identify the right business. And during the process, we told that suitability के लिए listed space तो सबको सूट करता है, लेकिन unlisted space सिर्फ HNIs को सूट करता है, और उनको सूट करता है मल्टी बैगर बिजनेस ग्रोथ चाहते हैं, जो किसी भी बिजनेस में खुद पैसा लगाने जा रहे थे, वो किसी भी तरह के इस अनलिस्टेड अच्छी कंपनीज में पार्टिसिपेट करके वही मजा ले सकते हैं। नाउ यू मे आस्क, देन हाउ यू मेक मनी इन अनलिस्टेड स्पेस? वी मेक मनी बाय 2 ways. वन इज बाय डिविडेंड विच इज नॉर्मल, एंड अनदर इज कि जैसे ही उसका आईपीओ आता है, यानी जनता तक जब वो कंपनी का प्रमोटर अपना माल को इनकैश करने आता है और अपने शेयर छोड़ता है, तब मिलता है मेन मजा आपको, और तब मिलता है मेन प्रीमियम का मजा। उस समय बस इतनी ही प्रॉब्लम होती है अनलिस्टेड स्पेस में कि वो आईपीओ आने के 1 साल तक बंद रहता है, यू कैन नॉट सेल इट, लेकिन 1 साल बाद आप उसे अपने इस अनलिस्टेड शेयर्स को बेच सकते हैं पोस्ट आईपीओ। तो हम लोगों ने इसमें बस क्विकली आपको दिखाएं कि क्या किया था और क्या बताया था। सो हम लोगों ने आपको बताया था कि बहुत सिंपल की थिंग है जो हम प्लान करते हैं, हम देखते हैं कि वैल्यूएशन और आरओआई सही हो, और लोअर वॉलेटिलिटी, गारंटीड एलोकेशन, एंड आपको राइजिंग वैल्यूएशंस, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जरूर मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टॉक का प्राइस तो आ नहीं रहा है, तो वॉलेटिलिटी है नहीं, एलोकेशन का कोई आईपीओ रिजर्वेशन है नहीं, जो डालेंगे उतना मिलेगा। हमारा काम केवल इतना होता है, हमने आपको लास्ट संडे ये बार्गेन पिक दिया था, कुछ लोगों ने मेरे यहाँ पार्टिसिपेट किया है, तो उनको शायद ये पता होगा कि हमने रिलायंस रिटेल का बार्गेन 1324 का था लास्ट प्राइस हमारे पास जो जेएम से आई थी, बट हम लोगों ने शायद 1250 या 1275 के आसपास किया, 1275 1290 आई एम सॉरी 1290 पे गया। हाँ, तो हमें वो बार्गेन मिल जाता है,
तो यह जब हम ऐसे आँख बंद करके नहीं खरीदते हैं, हम जब खरीदते हैं तो जो ब्रोकर के थ्रू खरीदते हैं क्योंकि हम कस्टमर्स को तो नहीं जानते और कस्टमर्स कौन होते हैं इन सब शेयर्स के? उनके एम्प्लॉइज़ होते हैं, ज़्यादातर उनके एम्प्लॉइज़, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट जिनको ईसॉप मिला होता है। जो ईसॉप वाले पार्टीज़ होती है वही बेचती है। तो हम लोग को तो उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होएगा, जो बीच के ब्रोकर है वही करेंगे। लेकिन वहाँ पे हम बार्गेन रेट अपने कैलकुलेशन से करते हैं कि मेरे शेयर का भाव क्या बनता है। तो हमने यहाँ कुछ शेयर्स लिस्ट किए थे जो हमारे फेवरेट थे। हम लोग रिलायंस रिटेल में बहुत स्टोरी लोगों को बताए, हीरो मोटर में हीरो के फाइनेंशियल जो डिवीजन है उसको हमने बजाज फिनसर्व से कंपेयर किया था। एचडीएफसी सिक्योरिटी हमें बहुत अच्छा लग रहा था। एचडीबी ये भी एचडीएफसी की बैंक है, मतलब एक एचडीबी इज़ अ फाइनेंसिंग, तो हमने उसके बारे में भी लोगों को रिकमेंड किया था। रेलिगेयर हेल्थ का यहाँ नाम बदल गया, केयर हेल्थ हो गया है, इसमें भी पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी है। खैर, तो मैं यहाँ पे अपना सेशन का फिर से रिवीजन खत्म करता हूँ और इसके बाद हम लोगों ने चाहा था कि आपको एक अपॉर्चुनिटी तो बता दिया कि अनलिस्टेड अपॉर्चुनिटी है, अनलिस्टेड स्पेस है और बहुत अच्छा वेल्थ बन सकता है। और लोगों को ये भी कहा कि 2-3 लाख 4 लाख रुपए के हमें अपने इंटेंट बताओ, तो हम आपको शेयर के भाव बताएँगे और आप आराम से इस प्रोसेस को T+1, T+2 डे में अपने डीमैट में ले सकते हैं। लेकिन हमारा दूसरा एरिया है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है और वो है इंटरनेशनल, जो मोहित अभी स्टार्ट कर रहे हैं क्विकली और उसको हम एक बार कवर अप कर लेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे इन दोनों को कैसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके इस समय हम वेल्थ की तरफ एक बड़ा कदम उठा सकते हैं। सो मोहित, कैन यू जस्ट टेक दैट एंड मेरा कैंसिल कर दूं और अपने सिस्टम से आ जाए। Welcome you all again. एक another educative series of the regular webinars conducted by Infinity. आज जैसा विनेश जी ने अभी बताया कि अनलिस्टेड में हम लोगों के पास एक ह्यूज पोटेंशियल फॉर ग्रोथ रहता है। ऑब्वियसली इट इज हाई रिस्क हाई गेन प्रोपोजिशन। इसी के साथ एक नया हम लोग टॉपिक इंटरनेशनल फंड्स का लेके चल रहे हैं। इसका आज टॉपिक रखा है प्रेजेंटेशन का, न्यू एज अपॉर्चुनिटीज। सो व्हाई न्यू एज अपॉर्चुनिटीज? जब ये कोविड का ऑनसेट हुआ इन द मंथ ऑफ फरवरी मार्च, तो बहुत ड्रामेटिकली हम लोगों ने, ह्यूमैनिटी ने बहुत ड्रामेटिकली अपने आप को अडेप्ट किया, चेंज किया। और वो जो चेंज है वो बहुत ही जल्दी हुआ। the adoption of new norms, new way of life, it happened very very rapidly। और हम लोगों ने अपने आप को उसके हिसाब से काफी जल्दी ढाल लिया। तो बहुत सारे सर्वेज आए जहां पे ये बताया गया कि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन जो कि आने वाले 5 से 10 साल में एक्सपेक्टेड था, वो 5 महीने में हो गया। people became very comfortable in using apps like Zoom for communicating with family, for running their businesses, for payments, Paytm, phone पे, सामान मंगाने के लिए Amazon, बिग बास्केट, इसका यूज होने लगा। और लाइफ तो चलनी है ना, जीवन शैली तो चलनी ही है, तो जीवन तो रुकेगा नहीं। तो लोगों को जो जरूरत थी सब्जी की, किताबों की, फलों की, सब चीजें एज इट इज चलती रही। एंड इट वाज द नीड ऑफ द आवर एंड वी अडॉप्टेड इट वेरी वेल। धीमे धीमे अब हम लोगों को उसमें कंफर्ट भी आ गया है, सेफ्टी भी फील होती है और अभी की हैबिट बन गई है। तो यहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी हैज टेकन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन आवर लाइफ। पहले हम लोग बच्चों को मना करते थे कि भैया बच्चे, आंख खराब हो जाएगी, मत देखो लैपटॉप, मत देखो फोन। आजकल हम उनको एजुकेशन के लिए उसी लैपटॉप के सामने स्कूल उनको पढ़ा रहा है। बायजूस, व्हाइट हैट जूनियर, इस तरह के नए नए ऑर्गेनाइजेशंस बहुत तेजी से इमर्ज हो रहे हैं। डोमेस्टिकली कोविड के इम्पैक्ट में जो जो पॉजिटिव सेक्टर इम्पैक्ट हुए, कोविड देखिए पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट और बहुत ही हानिकारक चीज हुई है
हम पूरी पूरी ह्यूमैनिटी के साथ। लेकिन जो जो पॉजिटिव्स इसके साथ निकल के आए, या जो न्यू एज बिलियनियर्स यहाँ पे इमर्ज हुए, उनका उनका स्टोरी जानना बहुत जरूरी है। और जो न्यू सेक्टर्स हम लोग को फेवरेबल साइड में आए, तो एक ऑटो इमर्ज होके आया, क्योंकि लोगों ने कहा कि अब शेयर्ड व्हीकल यूज नहीं करेंगे, अब हम प्राइवेट व्हीकल से ही जाएंगे। बच्चों को टू व्हीलर या फोर व्हीलर दिलवाया। टेलीकॉम ने हम लोगों को बचा के रखा इन टर्म्स ऑफ डेटा एंड वॉइस। उसी से ही पूरी जीवन शैली चलती रही अभी तक। फार्मा एंड हेल्थ केयर हैज टेकन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। और जो सेक्टर पिछले कई सालों से लैगर्ड था, इट हैज शोन अप वेरी गुड रिजल्ट्स। एग्रीकल्चर और केमिकल भी बहुत अच्छी तरह से इमर्ज हुआ। एग्रीकल्चर इसलिए कि हम लोगों को समझ में आया कि हमारे लिए एक अच्छा खाना, एक मतलब ऑर्गेनिक फूड की कितनी रिक्वायरमेंट है, नेचर के हमें कितना करीब होना चाहिए, केमिकल्स की इंपॉर्टेंस, सैनिटाइजेशन, सरफेस क्लीनिंग, और किस किस तरह से हम लोगों को हाइजीन मेंटेन करनी है, हार्पिक का यूज, डिसइंफेक्टेंट पोछे में डालना, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दीज आर दी सेक्टर्स विच हैव benefited or come out positively from the कोविड। आज का हमारा जो फोकस है वो ऑब्वियसली न्यू एज अपॉर्चुनिटीज पे है। तो फ्यूचर वेल्थ तो टेक्नोलॉजी से ही बनेगी। और जैसा हम लोग वन टू वन डिस्कशन में लोगों से कहते हैं कि अब रईसों की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। मेरा मतलब कहने का है कि नॉर्मल जो ब्रिक एंड मॉर्टर वाले बिजनेस में थे, ऐसा नहीं है, वही लोग इमर्ज होंगे। टेक्नोलॉजी वाले लोग भी बहुत ज्यादा ज्यादा मतलब इट विल बी अ propelling effect, and they will be the new leaders of the world। ऑलरेडी बन रहे हैं। हमारी कंट्री में जब हम देखते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो वी हैव गॉट नेम्स लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो। और these companies have no doubt helped and enabled the citizens of India in building huge wealth। TCS has been a very big wealth creator। Infosys ने तो कमाल ही कर दिया। नारायण मूर्ति जी ने बहुत बहुत सारे लोगों को अच्छी वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करी। अजीम प्रेम जी की विप्रो, HCL। सो वी हैव गॉट लार्ज नंबर ऑफ नेम्स। But when we talk of technology innovators, we have to look outside India also। Because इंडिया के बाहर जब हम देखते हैं, तो एक बहुत बड़ी पिक्चर हमें दिखाई देती है। इनोवेशन जो ग्लोबली होता है, जिसको हम लोग अडॉप्ट करते हैं और उसके साथ चलते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। कुछ अंश हमारे पोर्टफोलियो में, हमारे इन्वेस्टमेंट में उसका जरूर होना चाहिए। कंपनीज लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, दीज हैव बिकम द पार्ट ऑफ लाइफ। एक बहुत नॉर्मल सा आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, इंटरनेट पे आप सर्च कीजिएगा, फैंग। फेसबुक, amazon, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल। तो फैंग इज द न्यू वे ऑफ लाइफ, और ये एक बहुत बड़ी एक इकोनॉमी ड्राइवर बन चुका है। Why international? So as I have told you that if we get a global perspective, and कुछ पोर्शन हमारे पोर्टफोलियो का जरूर होना चाहिए, बिकॉज दैट एक्ट्स एज अ हेज। वो हमें प्रोटेक्ट करता है। इंटरनल फैक्टर्स, कभी कभी कंट्री के ऐसे होते हैं जहां पे मार्केट कोलैप्स कर जाता है, लेकिन ग्लोबली सब चीजें ठीक चलती रहती हैं। उनका स्केल कंपनीज का बहुत डिफरेंट होता है। सो वी गेट अ ह्यूज वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज देयर। रिस्क भी रहते हैं, बिकॉज हमें उसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू गो विद द नोन, और द नोन लाइक नोन नेम्स। आप अगर हम सबने इस पिछले लॉकडाउन में जूम का बहुत इस्तेमाल किया, और जूम का अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें, तो लैक्स ऑफ बिलियन डॉलर्स में बढ़ा है। एंड क्या अडॉप्शन हुआ है। इंडिया में वो एप्स उस तरीके की बनी, डेफिनेटली जियो मीट आई, कुछ कुछ आई, लेकिन जितना वास्ट अडॉप्शन, बिकॉज अगर मान लीजिए मेरा कोई क्लाइंट यूएस में है, या मेरे कोई फैमिली मेंबर यूके में है, तो दे वर मोर कंफर्टेबल, और वी वर मोर कंफर्टेबल ऑन इंटरेक्टिंग ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म।
So that's how the international plays a very important role. जो मेजर इंडिसेस हैं वर्ल्ड की, जो हम लोग जैसे यहाँ पे बीएससी और एनएससी को फॉलो करते हैं, ऐसी जो वर्ल्ड की इंडिसेस हम लोग फॉलो करते हैं या देखते हैं, जो जो मेजर हैं, उसमें एक हांगकांग है, सिंगापुर है, यूनाइटेड स्टेट्स के इंडेक्सेस हैं, जापान के हैं और यूके के हैं। आज हम लोग अपने आप को सीमित रखेंगे और इन्फिनिटी शुरू से ही अपने आप को, आई थिंक 2013 12-13 से हम लोग अपने इन्वेस्टर्स को इंटरनेशनल फंड्स रेकमेंड करते आए हैं, मेजरली यूएस बेस्ड फंड्स। सो हमारा जो फोकस रहेगा वो यूएस पे रहेगा। स्क्रीन आई एम श्योर दिख रही होगी, कुछ थोड़ा सा लैग था। सो आवर फोकस इज प्राइमरीली ऑन द यूएस बेस्ड फंड्स। वहां पे यूएस में जो इंडेक्सेस हम लोग फॉलो करते हैं, तीन मेजर इंडेक्सेस हैं वहां पे। एक है स्टैंडर्ड एंड पुअर 500, the other is Dow Jones Industrial Average, and then we have Nasdaq. These are the major indexes which are in which are followed in US. इसके अलावा वहां पे और बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, बट ये लार्जली फॉलो होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा इन तीनों इंडेक्सेस का, एंड देन वी विल कम टू ऑप्शंस अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। स्टैंडर्ड एंड पुअर एक मल्टी कैप इंडेक्स है। टॉप 500 कंपनीज ऑफ यूएस आर देयर इन दिस इंडेक्स, जिसको ये फॉलो करता है। और यूएस मार्केट का 80% वैल्यूएशन इस इंडेक्स के थ्रू हम लोग गेज कर सकते हैं। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स टू फॉलो, एंड इट इज अ डाइवर्सिफाइड इंडेक्स। जैसे मैंने मल्टी कैप बोला, तो इसमें अलग अलग कैपिटलाइजेशन के, अलग अलग सेक्टर्स के कंपनीज को कंबाइन करके ये इंडेक्स बनाया गया है। देन वी हैव डाउ जोन्स। Dow Jones is the large cap index or the blue chip index of the US market. इसके अंदर टॉप 30 कंपनीज ऑफ यूएस इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, और द ब्लू चिप कंपनीज जो कहेंगे वो ही रहती हैं। ये भी एक बहुत पुराना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडेक्स है यूएस का, और इंपॉर्टेंट इंडिकेटर रहता है। Then we have Nasdaq, which is the most followed and very important index in terms of its bias towards technology. इसके अंदर जो एप्पल है, गूगल है, इसके स्टॉक्स ज्यादा वेटेज रखते हैं। अदर सेक्टर्स आर आल्सो देयर लाइक एफएमसीजी, हेल्थ केयर, बायोटेक्नोलॉजी, बट इसका बायसनेस इज टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी सेक्टर। सो ये तीन मेजर इंडेक्सेस हम लोग फॉलो करते हैं, और इसी में ही हम अपने निवेशकों को राय देते हैं निवेश करने की। नैस्डैक का मूवमेंट जब से इंडिया में लॉकडाउन हुआ था, तब से अगर देखें तो ऑन द 23rd of March, when our honorable prime minister announced the lockdown, we had like seen a sharp fall in that index. और उसके बाद पिछले 4 सितंबर को, अभी 2-3 दिन पहले, इट वाज ऑलमोस्ट डबल्ड। एसएनपी को अगर आप देखें तो वहां भी मार्च में एक शार्प फॉल आया था, एंड देन अगेन इट वेंट अप क्वाइट वेल। इंडिया का जो इंडेक्स है वो भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया है। सो मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन इंडेक्स इज नॉट गुड और इट इज नॉट बेनिफिशियल टू इन्वेस्ट देयर, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डाइवर्सिफिकेशन and enhancing our portfolio in terms of adding some good value propositions, ताकि अपने रिस्क को मिटिगेट करें और हम लोग पार्टिसिपेट कर सकें ग्रोथ में, जिस हिसाब से दुनिया अपने आप को बदल रही है। नैस्डैक का और एसएनपी का जो कॉम्पोजिशन है वो अगर देखें, जैसा मैंने बताया, नैस्डैक टेक बायस्ड है। यहाँ पे एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अल्फाबेट मतलब गूगल, देन टेस्ला, T-Mobile, a fantastic and worldwide mobile operator, Qualcomm, Costco, जैसे यहाँ पे अपना बिग बाजार या इस तरह की कंपनीज हैं, स्पेंसर, इस तरह कॉस्टको बहुत बड़ा वहां पे होलसेलर है।
सो ये Nasdaq की composition है. In S&P, we have got, as I told you, it's a multi-cap and a multi-sector index. So we have got companies like JP Morgan Chase, Nvidia Corporation, Procter and Gamble from the healthcare, Visa card हम सब use करते हैं, PayPal Holdings, Walt Disney. I'm sure ये सबको दिखाई दे रहा होगा. So कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इन कंपनीज में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेगा या इसका ओनर नहीं बनना चाहेगा? हम आई एम श्योर हम आएंगे. एंड इसके ओनर बनने से क्या होगा कि आप जो जो यंगस्टर्स हैं, मे बी मेरी एज से जो छोटे लोग हैं, वो अगर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो एक ह्यूज ह्यूज वेल्थ का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इन द टाइम्स टू कम, बिकॉज दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज इमर्जिंग. और अगर अभी हम देखेंगे आने वाले टाइम में कि वॉरेन बफे साहब जो वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके पोर्टफोलियो की जो होल्डिंग है वो क्या है और किस किस तरीके से वो अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं. So how do we invest in international funds? So we have got options like we can do it through mutual funds or through the exchange traded funds, ETFs. दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं इंडियन सिटीजन्स के लिए इन स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए. फॉर फ्रॉम द म्यूचुअल फंड साइड वी हैव गॉट मोतीलाल ओसवाल Nasdaq 100, मोतीलाल ओसवाल S&P 500. दीज आर पैसिव फंड्स, ये इंडेक्स को फॉलो करते हैं. यहाँ पे फंड मैनेजर कोई भी अपना ब्रेन यूज नहीं करता, वो रेप्लिकेट कर देता है इंडेक्स को. The other options that we have like ICICI Prudential US Blue Chip, Franklin का feeder, Franklin US Opportunities, DSP, Aditya Birla, these are actively managed funds. आइए देखते हैं इनके पोर्टफोलियोज कैसे दिखते हैं. पहले मैं आपको मोतीलाल ओसवाल का पोर्टफोलियो दिखाता हूं. इट इज अ पैसिव फंड एज आई टोल्ड यू. तो Nasdaq का टिपिकल पोर्टफोलियो ऐसा दिखता है, जिसमें एप्पल इज 12%, माइक्रोसॉफ्ट इज 11%, Amazon इज 11%, फेसबुक, गूगल, ये सारे होल्डिंग्स हैं. और ये जैसे ही Nasdaq का पोर्टफोलियो चेंज होगा या Nasdaq का कॉम्पोजिशन चेंज होगा, इसका पोर्टफोलियो अपने आप चेंज हो जाएगा. तो ये एक पैसिव फंड है एंड इट इज डूइंग फैंटास्टिकली वेल एंड सपोज टू डू वेरी वेल. अभी लखनऊ में स्टारबक्स कॉफी खुली है, पलासियो मॉल में और गोमती नगर में कहीं पे. और मैं देख रहा हूँ कि कितने लोगों ने इस लॉकडाउन या इस पैंडेमिक के दौरान दे हैव बीन आउट एंड आउट लाइक विजिटर ऑफ स्टारबक्स. ऐसा ऐसा एक चाहत है इस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए. गिलियड साइंसेज इज इनटू हेल्थ केयर और बहुत बहुत अच्छे डेवलपमेंट में है ये वैक्सीन की तरफ. सो कंपनीज लाइक दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड टू हैव इन आवर पोर्टफोलियो. S&P का जो पोर्टफोलियो है वो कुछ, एक मिनट, कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है. एक मिनट प्लीज. बैक चले जाओ मोहित, वहीं से मोतीलाल ओसवाल से. हेलो हाँ दिख रहा है मोहित, दिख. भैया, दिख रहा है उधर? हाँ हाँ दिख. इधर नहीं दिख रहा है मेरी तरफ. एक मिनट, आई एम सॉरी फॉर दिस प्रॉब्लम, जस्ट 1 मिनट. ठीक है. So Motilal Oswal S&P 500, again a passive fund which follows the index of S&P. वो इस तरीके का है. इसमें भी एप्पल इसमें 5% है, सॉरी 5.8% है, माइक्रोसॉफ्ट 5% है. सो ये रेप्लिकेशन ऑफ इंडेक्स है. देन एक्टिवली मैनेज फंड्स की कैटेगरी में जब आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा
प्लीज गौर कीजिएगा, आईसीसी प्रूडेंशियल की जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि उन्होंने इक्वली अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड कर दिया अमंगस्ट वन ऑफ द फाइनेस्ट होल्डिंग्स। और उसके फंड मैनेजर ने कहा कि मैं जो बेस्ट कंपनीज हैं उसमें अपने पोर्टफोलियो का ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन बांट दूंगा, अपने 100 रुपए को बराबर बराबर। सो कंपनीज लाइक बोइंग, कोका कोला, बायोजेन, मर्क, बैंक ऑफ अमेरिका, केलॉग्स, मेट्रॉनिक्स। सो इस तरह से उसने अपने आप को प्रोटेक्टेड करके रखा है। तो जैसे अभी पिछले कुछ दिनों में नैस्डैक डिड फिनोमिनली वेल एंड आईसीआईसीआई वाज अ लैगर्ड, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा लैगर्ड रहेगा और नैस्डैक हमेशा अच्छा चलेगा। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू पुट सम मनी और डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग व्हेन वी आर एक्सपोजिंग आवरसेल्फ इन द इंटरनेशनल स्पेस। फ्रैंकलिन का फंड कुछ इस तरह का दिखता है, ये भी थोड़ा सा टेक की तरफ ज्यादा बायसनेस है इनकी। डीएसपी का भी देखिए आप, सब में टेक बायस्ड है एक्सेप्ट आईसीआईसीआई जिन्होंने अपने आप को थोड़ा सा वेल डाइवर्सिफाइड इन इक्वल प्रोपोर्शन रखा है। सो हर फंड मैनेजर की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की। और ये जितने भी फंड्स होते हैं जैसे फ्रैंकलिन का है, डीएसपी का है या आदित्य बिरला का है, दीज आर ऑल फीडर फंड्स, ये किसी इंटरनेशनल फंड को फॉलो करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हम लोगों को एज ए इन्वेस्टर इन रिसाइडिंग इन इंडिया समझनी होगी, व्हेन वी टेक एक्सपोजर इन इंटरनेशनल फंड्स, taxation applied is not of equity, the taxation applied is of debt. So वो थोड़ा सा एक इशू रहता है, but then the returns are so humongous कि it is all mitigated. वॉरेन बफे साहब का जैसा पोर्टफोलियो मैंने आपको बताया था, देखेंगे, सो वी हैव 44% of his wealth invested in one company which is Apple। 44% स्टेक है उनका एप्पल के अंदर, एंड and he is one of the largest or the biggest investors of the world। So आप समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है एक्सपोजर लेना इन द इंटरनेशनल स्पेस। और एक ऐसे एंथ्रोपिक इन्वेस्टर जो कि एनविसाज करते हैं फ्यूचर को, जब उन्होंने अपना बड़ा पैसा डाल रखा है टेक्नोलॉजी स्पेस में, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एक्सपोजर देयर। Having said that, the Indian technology space is also looking very attractive because we are coming out as a major supplier to the world for technology manpower। तो इसके साथ साथ हमें यहाँ के भी इंफोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा में एक्सपोजर अपना बरकरार रखना है। कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एक इंटरनेशनल फंड में, या मेरे पोर्टफोलियो में कितना एक्सपोजर होना चाहिए, तो उस पे हमारी कंपनी की नॉर्मली ये एक एडवाइस रहती है कि हम लोग 20% तक अपने पोर्टफोलियो में, मैक्सिमम 20% तक अपना एक्सपोजर इंटरनेशनल फंड्स के अंदर रखें, ताकि हमें वो एक रिस्क मिटिगेशन और एडवाइजरी मिलता रहे। जस्ट अ सेकंड सर। कुछ जो यंगस्टर्स हैं वो दे कैन मे बी इंक्रीज ऑल्सो, अगर अगर होराइजन बहुत लंबा है तो थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। रिस्क जो इंटरनेशनल फंड्स में रहते हैं वो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज या मे बी कोई वर्ल्ड की, जैसे अभी पैंडेमिक की प्रॉब्लम हुई या कोई जियो पॉलिटिकल इश्यूज अगर कंट्री में है, तो वो रिस्क डेफिनेटली रह सकते हैं। यूएस में इलेक्शंस आर ड्यू इन द मंथ ऑफ नवंबर, so we are expecting a sharp volatility in some of these stocks, but that volatility will remain only for a very very short term, because जैसा कि हमने सब देखा, जितनी भी कंपनीज के हमने नाम देखे या इन्वेस्टमेंट देखे, इनका जो ऑपरेशन है वो वर्ल्ड वाइड है। फेसबुक को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इलेक्शन से, या एप्पल को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, गूगल को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। टेम्पररीली मे बी फॉर सम टाइम वी माइट सी सम शार्प वॉलेटिलिटी। स्टारबक्स वैसे ही ऑपरेट करेगा, केलॉग्स वैसे ही ऑपरेट करेगा। सो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को कोई बहुत डरने की जरूरत है
इसको अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर सकते हैं, एसटीपी एसआईपी कर सकते हैं, या फॉल्स में कुछ पैसा डाल सकते हैं। एंड सिंस हमारी पुरानी स्लाइड में हमने देखा कि हमारा जो रिकमेंडेशन है वो 5 साल होराइजन का रहता है, तो 5 साल के होराइजन में आपको अच्छा रिटर्न ये कंपनीज देके जाएंगी ही जाएंगी। जो यंगस्टर्स हैं जिनके बच्चे छोटे हैं उनके लिए मेरी एक स्पेसिफिक एडवाइस है कि एक एसआईपी आप जरूर स्टार्ट करें इंटरनेशनल फंड में, बिकॉज when you're investing via SIP mode for a long term in an international fund and your child aspires to go abroad for higher studies, the kick of the foreign exchange benefit and the growth of these companies give a very good benefit to your entire portfolio in the longer run। और मैं खुद इस चीज का गवाह हूं। मैंने व्हेन वी लाइक अपनी डॉटर्स के लिए यूएस फंड में 2010 से एसआईपी कर रखी है, एंड इट हैज रियली गिवन मी अ फिनोमिनली गुड रिटर्न। मिनिमम 5,000 रुपए का जैसा इन्वेस्टमेंट हमारे इंडियन म्यूचुअल फंड्स में होता है, वैसे ही यूएस वाले फंड्स में भी है। मिनिमम 1,000 रुपए से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। लॉक इन कोई नहीं होता, एग्जिट लोड नॉर्मल जैसे इंडियन फंड्स में होता है, मतलब इट्स सेम एज एज नॉर्मल म्यूचुअल फंड। वन टू वन डिस्कशन में वी कैन एक्सप्लेन। हमारी वेबसाइट पे आप जाके कर सकते हैं, हमारी ऐप के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा डिटेल हमने दिया है आपको, एंड हम लोग के नंबर्स भी हैं, ईमेल है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। किसी को अगर कोई क्वेरी हो तो वी आर ओपन फॉर Q&A। एंड अविनेश जी, इफ यू वांट टू टेक द सेशन। Yeah, good. Mohit, thank you. It was nice and a good input related to international funds and तो हमारा ये सेशन का सीरीज कंप्लीट हुआ। दोस्तों, जो सीरीज था वो था पार्ट 1 अनलिस्टेड, पार्ट 2 इंटरनेशनल। व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस बिकॉज अभी इस पिछले 6 महीने में, जैसे मोहित ने कहा, चीज़ें एकदम से बदल गई हैं और चेंज को अगर हम फास्ट अडॉप्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वी विल गेट ऑब्सोलीट। सो ये हमेशा से हमारी फिलॉसफी रही है कि हम जो भी ट्रेंडिंग चीज़ है, जो भी चीज़ समझ आती है, उसको तुरंत पढ़ें, समझें और अपनाएं। इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो सिंपल बात आपको दिख रहा होगा कि जैसे सभी की पोर्टफोलियो में एप्पल लार्जेस्ट एक्सपोज़र है। तो रिस्क क्या है अगर एप्पल उनकी उम्मीद से खराब परफ़ॉर्म करता है, या जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है एप्पल से वो नहीं होती है, तो हम सबका पोर्टफोलियो लॉस पे जा सकता है। लेकिन या कम रिटर्न आ सकती है उम्मीद से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये समझना है कि एप्पल पे लोग उम्मीद क्या डाल रहे हैं, या फिर अमेज़न पे क्या डाल रहे हैं, या फिर टेस्ला पे क्या डाल रहे हैं। तो जो लोगों को दिख रहा है, 2 तरह से इन्वेस्टमेंट दिख रहा है बिज़नेसेस। एक बिज़नेस जो सब कुछ डिसरप्ट कर देता है, सारी दुनिया को इधर से उधर कर देता है, उसकी पॉलिसी बिल्कुल यूनिक होती है। तो उस तरह के बिज़नेसेस को हम इन्वेंटिव बिज़नेस कहते हैं, जिसमें हर वक़्त कुछ इनोवेटिव या इन्वेंशन होना है। कॉपी नहीं करते, वो किसी का डुप्लीकेट नहीं करते। जैसे होटल का बिज़नेस है, तो देयर आर मल्टीपल होटल्स। तो एक नया आदमी अगर आज होटल खोल भी लेगा, उसके अंदर सोना-चांदी भी डाल देगा, तो वो एक इनोवेशन नहीं कहलाएगा, दैट इज़ अ बिज़नेस। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज़ कि इफ यू रियली गो फॉर डिसरप्टिव बिज़नेसेस, जो दुनिया को फाड़ दे रही है, बिल्कुल धंधे दूसरों के चौपट कर देती है, वो डिसरप्टिव बिज़नेसेस जो हैं, वो ज़्यादातर आपको मिलेंगे इंटरनेशनल प्लेयर्स में, क्योंकि वहाँ उनके पास रिसर्च का फंड है, उनके पास बैकअप है, उनके पास मनी का बैकअप है। तो इस कारण एप्पल हो सकता है कि इंडिया का भी कोई कंपनी एप्पल की तरह बन जाता अगर उसे भी बिलियन एंड बिलियन डॉलर्स की रिसर्च का बैकअप होता। So these are the things which gives us an edge over domestic funds in international funds. But again, exposure 10 से 20 से ऊपर नहीं जाना है। अपने पोर्टफोलियो का थोड़ा-थोड़ा एक्सपोज़र करिए। एसआईपी इज़ वेरी वेरी गुड टू बी डन इन दीज़ फंड्स। आने वाले दिन में हम और सेशन करेंगे, जो अगला वीक या उसके बाद वीक हम लोग एक जियोपॉलिटिकल सेशन करने जा रहे हैं। Maybe we will invite some guest, or we are collecting details related to China, India and other demographical issues, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं उसका बस बेस छोड़ रहा हूँ आप लोगों को कि जो नेक्स्ट फियरफुल थिंग पीपल आर लुकिंग एट इज अ डिजिटल वॉर। और वो डिजिटल वॉर जो है, वही मे बी कैसे इम्पैक्ट करेगा वर्ल्ड को, हमारी इकोनॉमी को, हम लोग उससे कैसे अपने पोर्टफोलियो को इम्यून रख सकते हैं,
क्या हमें गोल्ड लेके थोड़ा रखना चाहिए? क्या हमारे को इस तरह के इंटरनेशनल फंड में एक्सपोज़र बढ़ा के अपने आप को इम्यून करना है? So these are the topics we are going to talk about in our geopolitical thing. But still, when I'm closing it with all the disclaimers that ये सब हमारा एजुकेशन का पार्ट है. हम फंड रिकमेंड करने के लिए वेबिनार नहीं करते हैं. So this is the recommendation and disclaimer which all of you should understand. We only do this for education. Choice हमेशा आपकी है. आपको suitability मैच जरूर हमसे कराना है. Suitability मैच मीन्स अभी वेबिनार में हर तरह के लोग देख रहे हैं, बट किसको सूट करता है और किसको नहीं सूट करता है, वो एक स्पेसिफिक रिस्क प्रोफाइलर के बाद ही पता चलता है. आपकी एपेटाइट है कि नहीं, आप इतना रुक सकते हैं कि नहीं, आप इस तरह के एक्सपोजर इंटरनेशनल लेके अपने आप को उस पैरामीटर्स पे डाल सकते हैं कि नहीं. तो ये सब क्वेश्चंस फिर भी रिमेनिंग रह जाती हैं. सो डोंट थिंक दैट दिस इज अ रिकमेंडेशन कि यहाँ पे लगा लो और पैसा बढ़ जाएगा. बट दीज आर द एजुकेटिव इनसाइट्स. सो मोहित, मेरे तरफ से ओके है. थैंक यू है. पीपल, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस, you Yeah, we are open for Q&A. it is open and you can post questions there in the question answer. और ज़्यादातर जो मेरे एग्जिस्टिंग मौजूदा ग्राहक ही होते हैं हमारे सेशंस में, उनको पता ही है कि वो बाद में भी बातें कर सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं. सो आई थिंक उनके लिए क्वेश्चन आंसर उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है यहाँ पे. बट फ्यू न्यू पीपल आर देयर ऑल्सो, जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे सेशंस देख रहे हैं. अगर उनको कोई क्वेरीज हो तो वो प्लीज पोस्ट करें. Otherwise, we are done with the session. And again, thank you on behalf of everybody here, from all the team members, me, Mohit, Tarun, Amit ji, Gyanesh, Deep, Pooja, Anjali, Prem, Nitika. So these are the people who are here for you and for your support. So I think कोई question तो आया नहीं है. So shall we just end the session? Yeah, I think We there. have one chat here. हाँ, Your office is open on Sundays. अशोक जी पूछ रहे हैं. पाठक साहब, संडेज को सर ऑफिस हम लोग, अगर आप मतलब कोई स्पेसिफिक क्लाइंट विजिट के लिए कहता है तो वी ओपन इट. अदरवाइज ऑनलाइन के ज़माना है, आप जुड़ जाइए सर ऑनलाइन, अशोक सर. आप बताइए, ऑनलाइन जुड़ के आपके साथ सेशन हो जाएगा. आज के दिन में तो ऑफ़िस का कोई इंतज़ार ही नहीं करता, है ना? तो दैट दिस इज़ द चेंज व्हिच मोहित जस्ट डिस्कस्ड, दैट्स द डिजिटल चेंज. वी आर हियर 24/7. जब बोलिए, अगर हम सो नहीं रहे हैं, तो हम आपके साथ जुड़ जाएँगे. तो आप अपना चॉइस बताइए टाइम का, और कोई भी हमारी टीम से जो भी आपके रिलेशनशिप मैनेजर हैं, वो जुड़ जाएँगे ऑनलाइन. We will send you the link. You just click the link and we will talk face to face. so I think we don't have any questions, so I'm just wrapping up the session. Okay. Thank you. Thank you everybody. Thank you for attending this. Thank you. Bye.